स्टार्ट करें भाई। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। आपके सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, HTML CSS हमने कवर कर लिया है। ठीक है। अदरवाइज एक्सटेंसिव वे में अगर आप पढ़ना चाहें तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं होती है ना, लेकिन जितने लेवल तक रिक्वायर्ड थी एज पर द सिलेबस उतना हमने कवर कर लिया है HTML CSS को। नाउ वी विल try to move towards JavaScript and we will try to understand JavaScript in a little more depth if possible, जितना टाइम परमिट करता है हमको, क्योंकि दिस इज समथिंग विच यू विल फाइंड वेरी यूजफुल इन थ्रू आउट योर करियर। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द नोट्स फर्स्ट। लेट्स सी what is JavaScript and some of the history of the JavaScript. Try to understand how things evolved. So in short, as you can see in the test, JavaScript is a programming language that is often used to add interactivity, ठीक है, and dynamic behavior to the web pages. ठीक है। एक CSS से आपने देखा है कि एक आप उसमें फॉर्मेटिंग या स्टाइल से आप पेज को खूबसूरत बना रहे थे। ठीक है, एक ऐसा स्टाइल दे रहे थे जिससे वो प्रोफेशनल लुक उस पर आ रहा था, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, उसको आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इंटरेक्टिव इन द सेंस टेस्ट जो HTML में कंटेंट आपका है उसमें भी डायनेमिक बिहेवियर इम्बेड कर सकते हैं। एज वेल एज इंटरेक्शन का एक और मतलब होता है कि जैसे एक फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि फॉर्म जब आप सबमिट कर रहे हैं तो अगर आपने पासवर्ड दिया है, पासवर्ड 8 कैरेक्टर से कम है, ठीक है, या अल्फान्यूमेरिक कॉम्बिनेशन नहीं है, या सर्टेन उसको मिट नहीं कर रहा है, या फिर आपने कोई फील्ड एम्प्टी छोड़ रखी है जो कि मैंडेटरी फील्ड है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि दिस कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी। ठीक है। अब अगर सोचिए यही चीज़ अगर ये कंटेंट सबमिट होने के बाद पूरा नेटवर्क से होकर के, इंटरनेट से होकर के सर्वर पे जाता, सर्वर देखता कि ये फील्ड एम्प्टी है, इसको मैं डाटा से पॉपुलेट नहीं कर सकता, वहाँ पे वो चेक करता, तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। एक्सेप्शन समझते हैं, मतलब a situation which is unwanted or unexpected because of which your application may stop working। ठीक है। अब मान लीजिए आपने अपना नेम फील्ड रखी, एक फॉर्म है जिसमें नेम एज पूछ रहा है आपसे, आपने नेम फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया और फॉर्म को आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, फॉर्म ने किसी तरह से आपको रोका नहीं, वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे चली गई। सर्वर में जो सर्वर साइड कंपोनेंट होगा, चाहे वो आप PHP पे लिखे, चाहे वो आप सर्वलेट पे लिखे, या कोई फ्रेमवर्क यूज करके करें, है ना, या वो ASP.NET कोई कंपोनेंट हो, ठीक है, कुछ भी हो, जो भी सर्वर साइड पे जो उस फॉर्म को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। मे बी दैट प्रोसेसिंग का मतलब ये मतलब हो सकता है कि उसको डाटाबेस में सेव ही करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसको डाटाबेस में सेव करना है। तो जब उसने नेम फील्ड को एक्सट्रैक्ट करके रीड करने की कोशिश की तो उसको पता चला कि भाई ये तो नल है। ठीक है, फाइन। अब जब उसको नल मिली तो वो हो सकता है कि वो उसमें उसको नल को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी वहाँ पे कोड न लिखी गई हो सेपरेटली, तो वो क्या करेगा, अगर जावा के टर्म में बात करें तो बोलेगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अक्सर स्क्रीन पे आप देखते होंगे किसी इंटरनेट साइट को आप कर रहे हैं तो एक स्टैक ट्रेस नजर आता है, मतलब एरर नजर आती है। वो एरर कभी भी यूजर को दिखनी नहीं चाहिए, जो कि एंड यूजर है। ठीक है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो प्रॉब्लम को एक डिग्निफाइड वे में, एक फॉर्म के फॉर्मेट में आप प्रॉपर्ली उसको एक समझने वाला मैसेज जो वो समझ सकता है वो मैसेज आपको भेजना चाहिए। इसे अक्सर आप देखेंगे कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैसेज आता है, वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। So that is a customized message that is to be sent to the end user in case of anything wrong happens at the server side। ठीक है, यानी सर्वर साइड कोड आपका फिल कर रहा है वहां पर, चाहे सर्वर शटडाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपको रिडायरेक्ट कर रहा है उस पेज पर, ये भी बात हो सकती है। ठीक है, या सर्वर में कुछ फेलियर हुआ है कोड लेवल पर। ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम को आपने हैंडल नहीं करा, हैंडल फेल हो गया, तो उस पर एक जनरेट हुआ पेज, वो भी हो सकता है। लेकिन वो जो एरर होती है, जो एरर का जो दिखता है कि मतलब कि ये प्रॉब्लम हुई इस क्लास में, इस मेथड में, ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, एक्सपोज कर देता है ना। और दूसरी बात, जो जो यूजर आपका है वो यूजर उसको समझ नहीं सकता। ठीक है, तो वो चीज कभी दिखनी नहीं चाहिए स्क्रीन पर। तो एक तो तरीका ये हुआ कि जब आपकी इंफॉर्मेशन सर्वर साइड पे पहुंचे
तो वहाँ पे आपने सर्वर साइड में उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी हो कि अगर नेम फील्ड एम्प्टी रह गया तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब क्या डिग्निफाइड मैसेज भेजना है। अगर वो आपने हैंडल कर भी रखा है तो प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि सबमिशन से और रिस्पॉन्स के वापस आने के बीच एक अच्छा टाइम लग जाएगा, राइट, टाइम लग जाएगा। इस टाइम लैग को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम क्लाइंट साइड का वैलिडेशन करते हैं। ये जो हम सर्वर साइड पे कर रहे हैं इसको वैलिडेशन नहीं कहेंगे। सर्वर साइड में जितने भी फॉर्म के फील्ड्स हैं सबको जो जो कंपोनेंट होगा सर्वर साइड का कोड होगा वो उठा उठा के चेक करेगा इसमें ये वैल्यू है कि नहीं, ये वैल्यू है कि नहीं। एज अगर है तो एज की, अगर मान लीजिए कोई आपने लिमिट दे रखी है कि एज की लिमिट इतने से इतने के बीच होनी चाहिए अप्लीकेंट की, तो वो उसके बीच है कि नहीं, वो सारी कंडीशन चेक करेगा, है ना। ईमेल है तो .com लगा है कि नहीं, ऐड बीच में है कि नहीं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें वो चेक करेगा सर्वर पे। लेकिन अगर सर्वर पे, और साथ में आपको लॉजिक भी लिखनी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम एक रिस्पॉन्स पेज बना करके क्लाइंट के पास भेजें जिसमें वो बताए कि भाई ये चीज़ें आपकी आपके फॉर्म सबमिशन में प्रॉब्लमेटिक है, इसको रिफिल करिए, और आप वही फॉर्म उसको दोबारा से दिखाएं, राइट। एक तो तरीका ये हो सकता है। इसको बोलते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन, कि कंटेंट गया सर्वर पे, सर्वर में जो कोड लिखा है उसको प्रोसेस करने के लिए वो उसको वैलिडेट कर रहा है, चेक कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इवन बिफोर सबमिटिंग टू द डेटाबेस। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स के तौर पे एक नया पेज आपको दिखा रहा है ना। जैसे मैंने आपको शुरू में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल बताई थी ना, याद है, उस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बेस पर। बट दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सर्वर साइड वैलिडेशन, ठीक है, सर्वर साइड वैलिडेशन। अभी सर्वर साइड वैलिडेशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सब कुछ वहाँ ठीक कर भी रखा है तो भी प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क के अक्रॉस ट्रेवल करना या इंटरनेट के अक्रॉस ट्रेवल करना और वापस आने में जो टाइम गैप जाएगा आपका, वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं फॉर्म में आपने कोई भी चीज़ मैंडेटरी फील्ड छोड़ दी, जैसे ही आप सबमिट प्रेस करेंगे, है ना, वो फौरन बताएगा आपको कि ये फील्ड एम्प्टी रह गई, है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर फौरन का फौरन आपको बता रहा है, पेज आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पेज अगर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट साइड पे यानी जो एचटीएमएल पेज है उसी में कुछ ऐसा कर रखा है कि फॉर्म में जब आप सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो वो फॉर्म पे ही आपको रोक दे रहा है, यानी आपके सिस्टम में ब्राउजर ही आपको रोक दे रहा है, ठीक है, ब्राउजर वैलिडेट कर दे रहा है। अब ब्राउजर वैलिडेट कैसे करेगा, उसके लिए जो आप कोड लिखेंगे वैलिडेशन कोड, ठीक है, उसको वो यूज करेगा, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट कुड बी, for one thing it could be used just to provide a client side validation, ठीक है, कि इमीडिएटली वैलिडेट कर दे और आपको प्रॉब्लम बता दे। एक तो ये हो गया, ठीक है, डायनेमिक बिहेवियर का मतलब कि उसमें डायनेमिक है पेज, इसका मतलब कोई आप उसमें फॉर्म के, अगर फॉर्म है, फॉर्म में की सबमिशन में कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं तो उस मिस्टेक को वो इमीडिएटली आपको फौरन के फौरन बिना सर्वर पे भेजे, बिना फॉर्म को सबमिट किए, सबमिट कब होता है, जब सबमिट बटन आपने प्रेस किया उससे एसोसिएटेड एक्शन यूआरएल पे फॉर्म भेजा जाता है along with all the parameters, form parameters, right, using the proper http method, whether it be a get method or post method or any other method, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज फॉर्म सबमिशन। उस फॉर्म सबमिशन से पहले ही आपको रोक दिया जाए, ठीक है। तो एक इंटरेक्टिवनेस ये हो गई। दूसरी इंटरेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो आपका फॉर्म है, कई बार आप क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उस लोकेशन में बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है हाईलाइट करने के लिए उस कंटेंट को, मे बी इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है ये दूसरा एक तरीका है फॉर्म को इंटरेक्टिव बनाने का या ज़्यादा अपीलिंग बनाने का, एचटीएमएल पेज को रादर, करेक्ट। तो ये सारे काम किससे करेंगे आप, जावास्क्रिप्ट से करेंगे, ठीक है। सो let me repeat again, JavaScript is a programming language that is often used to add interactivity and dynamic behavior to the web pages, ठीक है। Then the example we will see later. Let's see some of the history of JavaScript. So JavaScript was created just in 10 days by a Netscape employee called Brendan Eich. I don't know how to pronounce this name. Released in September 1995. The language was part of the beta for Netscape Navigator web browser. It was first called as Mocha, then LiveScript. काफी नाम इसके चेंज होते रहे. Then 3 months later, the official name changed to JavaScript upon the Navigator's official release. JavaScript इसका नाम देने का, इससे जावा से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जावा सिर्फ इसमें
एज अ टर्म लगा है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसी वक्त जावा का 1.1 1.2 के रिलीज आ रहे थे और जावा वॉज प्रमोटेड इन द नेम ऑफ बिल्डिंग अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन को ये प्रमोट कर रहा था। उस वक्त भी आपके पास कई सारे पर्ल वगैरह टाइप की लैंग्वेजेस हुआ करती थी जो डोमिनेट करती थी, बट इन दैट केस क्या होता था कि वो उतनी एफिशिएंट नहीं थी, फास्ट नहीं थी। उनके मॉडल जो थे हैवी मॉडल थे। जावा मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके इसने क्या करा, इसको प्रमोट करा अपने वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को फॉर स्केलेबिलिटी पर्पस कि अगर मतलब अभी आपके 10 यूजर एक सेकंड में हिट कर रहे हैं, कल को 100 करने लगे तो भी उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा उसकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है जावा के। तो जावा स्क्रिप्ट वालों ने सोचा क्यों ना हम क्या करें कि भाई उस वक्त ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज और कोई तो थी नहीं, है ना। तो हम इनके नाम से ही प्रमोट करें कि हम जो बना रहे हैं इसको हम अलॉन्ग विद जावा हम यूज कर सकते हैं इंटरेक्टिवनेस प्रोवाइड करने के लिए, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। So that how the name JavaScript came into picture. Otherwise, it has nothing to share directly with Java. Java is a different language. JavaScript is a different language altogether. तो ये कुछ जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थी जिससे इसका नाम JavaScript रख दिया। एंड टुडे यस ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस दैट पीपल यूज, राइट। सो so it came from the time JavaScript language comes from the time when early web browsers are being developed, ठीक है। So somewhere around 94 95, and then this is basically some of the history which tells you about how the name JavaScript came into picture. And JavaScript 1 was something which was first released, and then it was modified from time to time with different versions. Uh, so rest of the thing is something which I have already told you. Huh. Uh, what happens is in the case of Java, if I try to relate how things work in Java and JavaScript, so in Java what happens is there is something called as Java Virtual Machine. Okay, so it provides an environment for the Java code to run. Okay, similarly, the idea corresponds to any other language which needs an environment to operate. So for JavaScript, the environment is typically embedded in your browser itself. ठीक है, so that is what we call as the JavaScript engine. ठीक है, जैसे JVM जावा वर्चुअल मशीन, जो लोग जावा समझते हैं वो समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरह का एक एनवायरनमेंट होता है, वर्चुअल मशीन का एक एनवायरनमेंट होता है। मतलब वर्चुअल मशीन का मतलब टिपिकली क्या होता है, ये मेरी मैं कह सकता हूँ इसका विंडोज मशीन है जिसका फला फला हार्डवेयर है, राइट। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है कि एक लाइनेक्स मशीन है, वो भी एक आप समझ रहे हैं एक मशीन है, ठीक है। We say that there is a virtual machine which is basically neither Windows, neither Linux. We do not talk about the hardware configuration also. In that case, it's a kind of a machine which is a third party machine. Just like if I and he know different language, so there is a third person unknown to us who knows the language of both of us. So when I speak, he can interpret it to his language. When he speak, he can interpret to my language. Okay. So virtual machine is something which doesn't exist actually in reality, but it can translate. ठीक है। तो सिमिलरली आपका जावा स्क्रिप्ट का भी एक इंजन होता है जो ब्राउजर के अंदर एम्बेडेड होता है, और ब्राउजर उसको क्या करता है, यूज करता है जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करके उनको ट्रांसलेट करके उनको इम्पैक्ट को एट द रन टाइम शो करने के लिए। इसका मतलब जैसे HTML आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वैसे जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी रन टाइम पे ही होगी, कंपाइल नहीं होगी। जैसे सी कोड कंपाइल होता है, राइट, फिर उसके एक बीच में ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, फिर उसके बाद जब आप रन करेंगे तब जाकर के आपको उसका आउटपुट दिखेगा, है ना। ये 2 स्टेप प्रोसीजर आप भले ही सी के जो आपके पास एडिटर होता है उस पे एक ही बार में क्लिक करने पर हो जाए, बट इट्स अ 2 स्टेप प्रोसीजर, राइट। तो कंपाइलेशन बीच में आती है चीज़, यहाँ कंपाइलेशन बीच में नहीं आती, यहाँ डायरेक्टली ट्रांसलेशन आता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो जैसे HTML होता है, HTML सर्वर साइड से अगर फॉर्म आपके पास आ रहा है क्लाइंट साइड पे, तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है, पूरा का पूरा HTML फाइल का कंटेंट आ रहा है। ब्राउजर उसको लाइन बाय लाइन रीड करके क्या कर रहा है, उसके रिजल्ट्स को शो कर रहा है। उसने पढ़ा, H1 लिखा है, तो उसने क्या करा कि भाई समझ गया, अब इसके आगे जो भी इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद होगा उसको हेडिंग 1 की साइज में मुझे अब प्रिंट करना है, तो ब्राउजर ने उसको प्रिंट कर दिया इंटरप्रेट करके, राइट।
सिमिलरली जावास्क्रिप्ट की भी जब जावास्क्रिप्ट पे कॉल जाती है तो क्या करता है वो उसी तरह रन टाइम में उसको इंटरप्रेट करके उसके इम्पैक्ट को आपको ब्राउजर पे शो करता है। क्लियर है बातें? So again, this part of the theory will tell you what are the capabilities of JavaScript. ठीक है, just go through it. अब देखिए, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। So basically you have got a HTML page, ठीक है, and within that HTML page we will have some code written in JavaScript, ठीक है। Just bear in mind whether we are embedding a JavaScript within the HTML, but JavaScript is a complete standalone language that could be run without a HTML page also, ठीक है। तो अब जावा स्क्रिप्ट के रन करने के दो तरीके मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो ये है जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप किसी एडिटर में रन कर सकते हैं, वैसे रन करने का एक ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, राइट। या फिर एक तरीका ये है, क्योंकि ये आपके फॉर्म के साथ इंटरेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, डायनेमिक बिहेवियर को बढ़ाने के लिए यूज होती है, तो फॉर्म के अंदर ही जावास्क्रिप्ट कोड लिखा हो और वो फॉर्म पे अप्लीकेबल हो, राइट। एक तरीका ये हो सकता है। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि फॉर्म के अंदर ही आपके पास जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल यू हैव द फॉर्म दैट स्टार्ट विद द डॉक टाइप HTML, दैट मींस इट्स HTML5 document, right? HTML tag starts here, it will close at the end, head starts, head closes, head contains only title, ठीक है। टाइटल कहाँ डिस्प्ले होता है? ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होता है, राइट। ये कंटेंट का पार्ट नहीं है। कंटेंट का पार्ट क्या होता है? बॉडी होता है। HTML के कंटेंट का पार्ट क्या होता है? बॉडी होता है। अब इसमें आप क्या बना रहे हैं? एक बटन बना रहे हैं, ठीक है। और बटन का के ऊपर क्या लिखा होगा? क्लिक मी लिखा होगा, राइट। फिर उसके बाद आप क्या कह रहे हैं? इस बटन को एक आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, माई बटन। आईडी आपको क्या बताया था? इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर, जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम। इसको आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इस बटन को आपने कह दिया है माई बटन, अब अगर आप एक और बटन बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल सेकंड बटन, यू विल नॉट गिव इट द सेम नेम एज माई बटन, ठीक है। आइडेंटिफायर शुड बी यूनिक। इसी आइडेंटिफायर को हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। उस बटन पे कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन के पे कोई डायनेमिक बिहेवियर को ऐड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बटन को आपने क्लिक करा, तो बटन पे क्लिक तो एक एक्शन हुआ, ठीक है। एक्शन के बजाय मैं कहूंगा इवेंट हुआ, राइट, ज्यादा प्रिसाइज वर्ड हुआ, इवेंट हुआ, क्लिक हुआ, बटन माउस क्लिक हुआ उस पर, बटन पर, ठीक है। उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है? तो हम पहचानेंगे उसको किससे? आईडी, जिसका जो आईडी क्या है? माई बटन, ठीक है। तो एक बटन हमने बनाया। फिर हम क्या कह रहे हैं? पैराग्राफ। पैराग्राफ में हो सकता है हम बीच में कुछ कंटेंट लिख दें, दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब इस पैराग्राफ को हमें आइडेंटिफाई करना है किसी डायनेमिक बिहेवियर के लिए, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसकी भी हमने एक आईडी दे दी कि पैराग्राफ जो है इसका नाम क्या हो गया? नाम नहीं बल्कि आइडेंटिफायर क्या हो गया? आउटपुट हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए एक नेम फील्ड भी होता है, लेकिन नेम फील्ड जो होता है वो फॉर्म के साथ एसोसिएटेड ज्यादा होता है। वो फॉर्म के सबमिशन में वो जो नेम गया है उसी नाम के साथ की वैल्यू पेयर के फॉर्म में फॉर्म सबमिट होता है सर्वर पर, है ना। आइडेंटिफायर इंटरनली उसको लोकेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। फिर अब यहाँ पे बॉडी के अंदर ही मैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को इम्बेड कर रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट के कोड को आप हेड में भी इम्बेड कर सकते हैं और बॉडी में भी इम्बेड कर सकते हैं। CSS के केस में क्या बताया था आपको? हेड में डालना है, राइट। यह जावा स्क्रिप्ट में आप हेड के लिए भी डालने के लिए फ्री हैं और बॉडी में भी डालने के लिए फ्री है। तो अभी बॉडी चल रही है। बॉडी के अंदर आपने क्या करा? जैसे वहां पे स्टाइल टैग होता था, है ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हो गया, राइट। HTML इज अ टैग लैंग्वेज। अगर HTML में कुछ भी आप डाल रहे हैं, कोड भी डाल रहे हैं, तो भी आपको टैग के अंदर ही डालना है, राइट।
तो मैंने एक टैग शुरू किया स्क्रिप्ट, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कुछ लिखा है वो क्या है, वो HTML का पार्ट नहीं है, बल्कि क्या है, वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है, जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट कोड गोज हियर, द कमेंट इज ट्रिवियली डबल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट होता है, वैसे ही कमेंट इसका होगा, ठीक है। गाइस समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अब देखिए, अब आपने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये मेथड आपने कॉल करा, ठीक है। गेट एलिमेंट बाई आईडी जो है मेथड है। डॉक्यूमेंट क्या है, इट्स एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, सी प्लस में पढ़ा है राइट। सी इन सी आउट यूज करते हैं आप, सी इन सी आउट किसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के ऑब्जेक्ट है राइट। और वो आपको बनाने नहीं पड़ते हैं, वो पहले से बने बनाए मौजूद हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, प्रीडिफाइंड और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, जो अंदर मौजूद हैं आपके, राइट। सिमिलरली डॉक्यूमेंट जो है एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जो पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को पॉइंट कर रहा है। और किस फॉर्म में पॉइंट कर रहा है, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी डॉम, ठीक है। अब डॉम को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने एक ब्राउजर में एक इमेज खोल रखी है, जैसे ऐसे ही मैंने डॉम स्ट्रक्चर सर्च किया और मुझे एक इमेज मिली, सही लगी, मैंने खोल दिया इसको, ठीक है। सबसे ऊपर लेवल पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, जो आपका अभी आपने यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसमें मेथड चलाया है, तो यही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का जस्ट जो नीचे जो एलिमेंट होगा वो रूट एलिमेंट कहलाता है। इनफैक्ट यहाँ पे रूट दे रखा है, लेकिन एक्चुअली रूट नोड इसको कहते हैं, कुछ इसमें मिस्टेक कर रखा है मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो देखा है अब तक यही देखा है कि रूट नोड पहले एलिमेंट को कहते हैं, उसके बाद आता है HTML जाकर के आपका, ठीक है। और HTML के अंदर क्या होगा, आपका हेड होगा, बॉडी होगा, ठीक है। हेड के अंदर क्या हो सकता है, मेटा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, व्यू पोर्ट वगैरह हो सकता है, टाइटल हो सकता है, टाइटल के अंदर टेक्स्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली बॉडी है, बॉडी के अंदर हो सकता है कि सिंपल कमेंट आपने बिना पैराग्राफ या बिना कोई हेडर दिए हुए सिंपल कमेंट कुछ लिख रखा है आपने, राइट। या उसके अंदर हो सकता है कि कोई पैराग्राफ एंट्री हो, पैराग्राफ के अंदर आपने, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है कि दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ, वैसा कोई टेक्स्ट हो, ठीक है। या डिव एलिमेंट हो सकता है, हमने देखा है डिव क्या है, ग्रुपिंग के लिए यूज हो सकता है, राइट। या हो सकता है H1 वगैरह टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, फाइन। टेबल हो सकता है, टेबल रो होगा, उसके अंदर टेबल डाटा होगा, है ना, फाइन। लिस्ट हो सकता है, लिस्ट आइटम हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का। और जैसे एक टॉप लेवल का डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स हैं, सबके करस्पॉन्डिंग एक एक नोड बनता जा रहा है, या कहिए एक एक ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, ठीक है। अब इनमें से अगर किसी का नाम आपने आईडी में दे रखा है, जैसे पैराग्राफ का नाम आपने दे रखा है फर्स्ट पैराग्राफ, तो आप सीधे डॉक्यूमेंट पे कॉल करेंगे क्या मेथड, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वो आईडी आपको मिल जाएगा, साथ में उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द टिपिकल डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अब उसी तरह हमने डॉक्यूमेंट को यूज किया, गेट एलिमेंट बाई आईडी, माई बटन। माई बटन क्या था, अभी हमने ऊपर देखा ना, माई बटन क्या था, ये जो पहला बटन हमने डिक्लेयर कर रखा था, इसमें क्लिक मी लिख करके आ रहा है, वही माई बटन है, क्लियर। तो अब हमें क्या मिल गया, एक तरह से हैंडल मिल गया माई बटन का, इस माई बटन का हमें एक तरह से हैंडल मिल गया, और उस हैंडल को हमने स्टोर करा कहां पर, एक वेरिएबल में, वेरिएबल बटन, ठीक है। तो where is a typical keyword used in JavaScript to declare a variable. There are other ways also to declare a variable, we will see that later, but where is one of those ways, ठीक है। तो where आपने कहा, where बटन मतलब एक आपने जैसे int x कहते हैं, ठीक है। तो जो कि सी लैंग्वेज की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें या जावा की बात करें या सी शार्प की बात करें, जब आप कहेंगे int x, so that means that particular language is a strict type language, स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज। आप स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि ये जो डाटा टाइप है, जो वेरिएबल बना रहे हैं, ये इसी टाइप का डाटा को स्टोर कर सकता है। इंटीजर में आप फ्लोट डालेंगे तो आपको क्या होगा, कंपाइलेशन में एरर मिलेगी, राइट, प्रॉब्लम होगी। बट हियर यू आर नॉट स्पेसिफाइंग, पाइथन में तो अवेयर भी नहीं लगाते हैं, है ना। इनफैक्ट जावा स्क्रिप्ट में भी अगर आप अवेयर नहीं लगाएं तो भी चलेगा ये,
पाइथन स्टाइल से। सिंपली आप कहें बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल कोट्स में बाय बटन सेमीकोलन टर्मिनेट। इनफैक्ट सेमीकोलन ना लगाए तो भी चलेगा, बट एज पर द स्पेसिफिकेशन सेमीकोलन आपको लगाना चाहिए, एज पर द स्पेसिफिकेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी क्योंकि ब्राउजर आपका बहुत स्मार्ट होता है, वो समझ जाएगा कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, बट एज पर द स्पेसिफिकेशन सेमीकोलन आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, आपने वेर चाहे आप यूज करें चाहे आप वेर मत लगाएं, खाली छोड़ दें, बटन यूज करें, या एक और तरीका हो सकता है आप बोले लेट, जैसे मैथ में नहीं कहते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 5, तो आप क्या कह रहे हैं, एक्स को एक वेरिएबल की तरह से यूज कर रहे हैं, एक नाम ही तो दे रहे हैं 5 के लिए, राइट। कल को आप एक्स इज इक्वल टू 10 कह देंगे, तो वैसे ही आप कह सकते हैं लेट भी कह सकते हैं वेर की जगह, वो भी एक तरीका है करने का, ठीक है। एक और तरीका होता है जिसमें आप वेर की जगह क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, CONST लिख देंगे आप। तब उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक वैल्यू उसमें डाल दी है तो वैल्यू फिर दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते आप। So we have seen four ways of declaring a identifier that happens to be either variable or constant. ठीक है, 3 ways for declaring a variable. Either I can say simply x is equal to 5, इस तरह कह सकता हूँ स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में, या फिर मैं कहूंगा where x is equal to 5 or 5.0 in case it is a floating point number, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ let x is equal to अंडर सिंगल कोट और डबल कोट कोई कोई वैल्यू से हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सिंगल कोट और डबल कोट सबके आगे मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देता हूँ, तो जस्ट ऑनर द स्पेसिफिकेशन, नहीं करूंगा तो भी काम चलेगा, बट टू ऑनर द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये 300 तरीके हुए वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अगर इसकी जगह मैं कहूँ कांस्टेंट x इज इक्वल टू 5 और फिर अगली लाइन में लिखूं x इज इक्वल टू 7, सो दिस will throw an error at the time of interpretation, not at the time of compilation, at the time of interpretation or translation when the page is running, because आपने कह दिया x कांस्टेंट है, अब वो वेरिएबल नहीं है, वो ऐसा बक्सा नहीं है जिसमें आप सामान डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, ठीक है, एक बार डाल दिया तो पैक कर दिया आपने उसको, ठीक है। तो x कांस्टेंट है, तो अगर आपने x में 5 डाल दिया है तो अगली लाइन में आप x इक्वल टू 7 नहीं कर सकते। अरे बात समझ में, ओके। तो अभी हमने क्या करा, इन चारों में से किसी एक टेक्निक को यूज करके हमने एक वेरिएबल बटन बनाया, उसमें किस चीज का हैंडल डाला, माई बटन का। सिमिलरली दूसरा हैंडल बनाया आउटपुट, जिससे हमने किसका हैंडल डाला, पैराग्राफ का, जिसका आइडेंटिफायर आउटपुट था, ठीक है। और ये जो माई बटन है ये बटन का हैंडल है, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं, बटन चूंकि एक अपने आप में हैंडल होने का मतलब क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और जब आप कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होता है तो उस पर डॉट ऑपरेटर लगा करके ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि आप कोई मेथड कॉल कर सकते हैं, राइट। तो यू आर गेटिंग अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नाउ दिस बटन वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव, because it is received through get element by id kind of method, so this method will make an object which has a corresponding class which has got all these methods which are applicable on button. One of them is add event listener. आप क्या कर रहे हैं, इस बटन पर एक इवेंट लिसनर जो एक इवेंट को सुनने की कैपेबिलिटी रखता है वो लगा रहे हैं, सिर्फ हाई लेवल पे समझते जाइए प्योर इंग्लिश में, ठीक है। और उस इवेंट लिसनर का क्या इवेंट होगा, क्लिक, यानी जब क्लिक किया जाए, इवेंट कौन सा होगा, क्लिक होगा, यानी बटन पे जब क्लिक किया जाए तो ये इवेंट लिसनर आपको बता देगा, ठीक है। बताने का मतलब है वो एक्शन लेगा जो आप कह रहे हैं अभी, ठीक है। अब वो एक्शन क्या होगा, आप एक नया फंक्शन बना रहे हैं, नॉर्मली जब फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का नाम देते हैं, यहाँ फंक्शन का नाम नहीं दे रहे हैं, सिंपली आप लिख रहे हैं फंक्शन, ब्रैकेट ओपन किया क्लोज किया, पैरामीटर पास कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन जब आप किसी भी फंक्शन का नाम नहीं देते हैं, यानी उस फंक्शन को इनलाइन आप दे रहे हैं, राइट, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं एनोनिमस फंक्शंस। किसी भी लैंग्वेज में इन फंक्शन को क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन, उनका कोई नाम नहीं है, उनको आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, काम खत्म। दे आर मेड फॉर जस्ट यूज फॉर वंस एट दिस प्लेस,
ठीक है। तो आपने एक फंक्शन अप्लाई किया है जिसकी बॉडी क्या है, वो क्या कह रहा है, जो आउटपुट आपका जो वेरिएबल है वो क्या था, एक्चुअली पैराग्राफ था। पैराग्राफ है तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट हो सकता है, उस टेक्स्ट को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, या उसका एक इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं। कौन सा, इनर एचटीएमएल। उस इनर एचटीएमएल के अंदर जो उसका उसकी वैल्यू है, टेक्स्ट की वैल्यू है, वो पड़ी हुई है, उसको आप निकाल रहे हैं। अब उसकी जो भी वैल्यू हो उसको आप ओवरराइट कर दे रहे हैं बटन क्लिक से। ठीक है, पहले उसकी वैल्यू क्या रही होगी आप बताइए, कोड देके बताइए उसकी वैल्यू क्या रही होगी। क्लिक मी, अच्छा पैराग्राफ था ना, हाँ दिस इज ए स्मॉल पैराग्राफ। पैराग्राफ पे लगाया, किस पे लगाया हमने, बटन पे लगाया, सॉरी बटन पे लगाया, राइट। तो बटन पे क्या रहा होगा, इनर एचटीएमएल मतलब क्लिक मी रहा होगा, राइट। क्लिक मी किस में चेंज हो रहा है, बटन क्लिक। क्लिक मी की जगह उस बटन पे क्या लिख किया जाए, बटन क्लिक। सिमिलरली यू कैन डू द सेम थिंग फॉर पैराग्राफ ऑल्सो। मैंने पैराग्राफ को लिया तो है लेकिन कुछ करके देखा नहीं है यहाँ पर, है ना, छोड़ दिया है। तो ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा था, ऐड इवेंट लिस्टर का फंक्शन, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा था, फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। और ये पूरी जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रहा है, इसलिए सेमीकोलन हमने लास्ट में लगा के इंडिकेट कर दिया यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो सेमीकोलन लगाने का एक पर्पज ये भी है कि आप क्लियरली, आपको रीडेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि एक स्टेटमेंट कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, कोड की रीडेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर आपकी स्क्रिप्ट टैग खत्म हुआ, फिर बॉडी टैग खत्म हुआ, फिर एचटीएमएल टैग खत्म हुआ। ये कोड समझ में आया। तो इसके बारे में नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यही सब आपका मतलब इसमें एक्सप्लेन होगा। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन एग्जाम्पल पे बाद में आएंगे, पहले इस एग्जाम्पल को एक बार हम देखें, इस टाइप का कुछ कोड देख करके। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए एक एचटीएमएल है, चेंज टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल। नहीं रुकिए, इससे पहले आप ये देखिए, क्योंकि जैसा आपने देखा है उसी फॉर्म में देखिए। डॉक्टर एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल शुरू हो रहा है, हेड आ रहा है। अब की बार स्क्रिप्ट मैंने बॉडी के बजाय कहाँ डाल दी, हेड में डाल दी। आपको बताया कि हेड में भी डाल सकते हैं और बॉडी में डाल सकते हैं। शर्त ये है कि एचटीएमएल के अंदर कुछ भी आपको लिखना है तो वो टैग के अंदर जाना चाहिए। अगर सीएसएस लिख रहे हैं तो स्टाइल टैग के अंदर जाएगा, और अगर जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाएगा। तो स्क्रिप्ट टैग शुरू हुआ, और जब कोई टैग शुरू होगा तो वो अपना एंड इंडिकेट करने के लिए वो स्लैश से क्लोज भी होगा। इसके अंदर जो कुछ है वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट मैंने क्या करा है, कुछ फंक्शंस बना रखे हैं, बटन 1, बटन 2, पैराग्राफ माउस ओवर, पैराग्राफ माउस लीव। देखिए एक प्रोग्रामिंग का एक तरीका ये है कि आपका चाहे आप क्लास बनाएं, चाहे आप आइडेंटिफाई यानी वेरिएबल कोई भी आइडेंटिफाई बनाएं, चाहे वेरिएबल का नेम बनाएं, चाहे मेथड का नेम बनाएं, चाहे कांस्टेंट बनाएं, जो भी आप नाम देंगे इन जनरल उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। वो आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो क्लास को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, चाहे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करे, चाहे मेथड को आइडेंटिफाई करे, चाहे कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करे, किसी न किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं, राइट। जो भी नाम देते हैं हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर है ना, ये एक जनरल टर्म हुआ। ठीक है, अब क्लास आपने यूज किया तो क्लास का नाम ऐसा होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इस तरह के क्लासेस आप बनाएंगे जो रियल वर्ल्ड से वो रिलेटेड हो सके, ताकि आप नाम देके ही समझ जाएं कि ये क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली वेरिएबल का नाम बनाएंगे आप स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और स्टूडेंट कैपिटल में NAME शुरू कर दिया आपने, समझ में आ रहा है कि ये नाम जो है ये स्टूडेंट का नाम है, ये वेरिएबल स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहा है। जब आप एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाएंगे तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, तो समझ में आएगा वेरिएबल का नाम एम्प्लॉय नेम मतलब इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, एम्प्लॉय का नाम स्टोर्ड है। आ रही बात समझ में। तो नाम वर्बोज होना, आइडेंटिफायर का वर्बोज होना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली जब फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन देखिए आपको समझ में आ रहा है, ये फंक्शन किसके लिए है, बटन 1 के लिए है, ये फंक्शन किसके लिए है, बटन 2 के लिए है, ये फंक्शन किसके लिए है, कोई पैराग्राफ है जिसे हम माउस लेके जा रहे हैं तो जो कुछ होना है उसके लिए है, राइट।
ये फंक्शन किस लिए है? जब माउस वहां से हटा रहे हैं तो जो होना चाहिए उसके लिए है। आ रही बात समझ में? नाम समझ में आ रही है बात? अब देखिए बटन 1 के अंदर क्या कर रहे हैं हम? डॉक्यूमेंट, सबसे टॉप डॉक्यूमेंट एलिमेंट आपका डॉम नोड के स्ट्रक्चर का, जैसे हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी मिला था वैसे सेम मिला आपको। सेम मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? डेमो। जस्ट अ सेकंड। ओके, डेमो, इन चारों में हमने डेमो यूज करा है ना? यानी एक्चुअली ये सारी चीजें एक ही HTML एलिमेंट पे काम कर रही हैं। अभी तो ये दिख रहा है, ठीक है। उसका आइडेंटिफायर क्या है? आईडी क्या है उसकी? डेमो। अब नीचे जाके देखते हैं डेमो क्या है HTML में। बॉडी यहाँ शुरू हुई, कुछ हेडर है आपका, ये पैराग्राफ है जिसका आईडी डेमो है। फाइन। डेमो होना तो नहीं चाहिए था। चलिए मैं देखता हूँ एक बार, मैंने कुछ कोड में कुछ मिस्टेक करी क्या। लेट मी सी, अभी चला के देखेंगे, ठीक है। इनर HTML क्या करता है? उसके अंदर के टेक्स्ट को निकालता है। बटन क्लिक पे क्या कह रहे हैं हम? हेलो जावास्क्रिप्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बटन 2 पे नन कह रहे हैं, बटन 3 पे रेड कह रहे हैं, बटन 4 ये सॉरी माउस ओवर पे रेड कह रहे हैं, माउस ओवर व्हाइट कह रहे हैं। जरा एक बार रन करके देखते हैं इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। रुकिए, देखिए एक बिहेवियर इसका ये है कि जब मैं यहाँ ले आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है? रेड हाईलाइट हो रहा है। हटा रहा हूँ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बैकग्राउंड कलर इनफेक्ट चेंज हो रहा है, राइट। बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो रहा है, किसका? पैराग्राफ का, है ना, पैराग्राफ का। यह क्लिक में लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ये पैराग्राफ सेम सेम एलिमेंट, इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है, उसी पैराग्राफ। इसीलिए हर जगह मैंने डेमो यूज किया है, ठीक है। भले ही मैं अलग अलग इवेंट अलग अलग कंपोनेंट पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन इम्पैक्ट किस पे कर रहा हूँ? सेम सेम एलिमेंट पे, जो कि पैराग्राफ है जिसका आइडेंटिफायर डेमो है, राइट। आई विल सरप्राइज यू पे दोबारा क्लिक कर रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा, एक ही बार होना है, ठीक है। आई विल सरप्राइज यू पे क्लिक कर दे रहे हैं, गायब ही हो गया, है ना। बिहेवियर याद हो गया? या फिर से दिखाऊं एक बार, क्योंकि इसी सब डिलीट करूंगा कोड में, एक बार फिर से देखना है। तो अभी इसको याद करो, आप देखो क्या कह रहा है, कर रहा है ये। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जब मैं पैराग्राफ के ऊपर ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है? माउस ओवर पे क्या हो रहा है? माउस ओवर पे क्या हो रहा है? बैकग्राउंड कलर रेड हो जा रहा है, ठीक है। माउस ओवर करने पे रेड हो जा रहा है। माउस हटा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? कलर वापस नॉर्मल हो जा रहा है, यानी जो रेड कलर किया था बैकग्राउंड कलर वो हट गया, ठीक है। अच्छा, ये कलर जो बैकग्राउंड चेंज होता है, ये किससे चेंज होता है? स्टाइल से चेंज होता है, यानी कहीं ना कहीं इस काम के लिए मैं स्टाइल भी यूज कर रहा हूँ, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं क्लिक मी पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये जो इसका टेक्स्ट है ये टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है। हाँ, ये माउस ओवर और हटाने वाला अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। जब मैं आई विल सरप्राइज यू पे कह रहा हूँ तो ये कंटेंट ही गायब हो जा रहा है। अब जब कंटेंट ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कलर बैकग्राउंड कलर का सवाल ही नहीं, पैराग्राफ ही खत्म हो गया, पैराग्राफ और टेक्स्ट ही चला गया। बिहेवियर याद हो गया। अब इसको कोड से रिलेट करते हैं, कोड में हमने कैसे करा है इसको। कोड पे आइए, पैराग्राफ की आईडी क्या है? डेमो है, ठीक है, नाम डेमो हो गया। ऑन माउस ओवर, जब हम उसे माउस लेके जाएं तो क्या हो रहा है? ये मेथड जावास्क्रिप्ट का कॉल हो, पैराग्राफ माउस ओवर कॉल हो, राइट। ऑन माउस लीव, पैराग्राफ माउस लीव कॉल हो, ठीक है, राइट। और पैराग्राफ का कंटेंट क्या है? जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, ये इनिशियल कंटेंट था उसका, जो टेक्स्ट था उसका, राइट। तो ये जो बिहेवियर है जो ऑन माउस ओवर मैंने दिया है, ये क्या बोल रहा है कि जब हम माउस को ले जाएं पैराग्राफ पे तब फिर ये वाला फंक्शन कॉल हो, जब माउस को हटाएं तो ये वाला कॉल हो। और यही दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं? कलर को, बैकग्राउंड कलर को रेड में चेंज कर रहे हैं, फिर वापस वहां से रेड कुछ चेंज किया था उसको हटा रहे हैं। दोनों फंक्शन में जाके देखते हैं जरा क्या हो रहा है।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, सॉरी ये वाला पैराग्राफ माउथ ओवर, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, राइट, डॉट स्टाइल, ठीक है। क्या मिला हमको यहाँ पे, एक्चुअली वो पैराग्राफ, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ मिला जिसका आइडेंटिफायर हमने डेमो सेट कर रखा है, राइट। डॉट स्टाइल, उसकी स्टाइल पे जा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बैकग्राउंड कलर को फेच कर रहे हैं। अब कोई भी बैकग्राउंड कलर उसका रहने दो, कोई भी वैल्यू डिब्बे में रहने दो, उसको हम रेड से रिप्लेस कर दे रहे हैं, कलर आपका रेड हो गया, राइट। जब पैराग्राफ से माउस को हटा रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, the id should be what, demo, the same paragraph, we are picking its style, from the style we are picking its background and we are changing the background back again to white. तो जितनी बार हम माउस ओवर करेंगे, माउस रिमूव करेंगे या माउस लीव करेंगे, उतनी बार कलर, उसका बैकग्राउंड कलर रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट में चेंज होता रहेगा। ये फंक्शनलिटी समझ में आ गई, क्लियर है भाई, फाइन। नाउ बटन, दो बटन हमारे पास है, राइट, ठीक है। बटन की मैंने कोई आईडी नहीं दी है, क्योंकि बटन में डायरेक्टली मैंने लगा रखा है ऑन क्लिक बटन 1 कॉल होना चाहिए। अगर इस बटन को मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, बटन में क्लिक होना चाहिए। दो बटन हमको नजर आएगा, एक में क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी, दूसरे में क्या लिखा हुआ था, आई विल सरप्राइज यू, ये लिखा हुआ था ना। जिसमें क्लिक मी लिखा हुआ था उसको अगर मैं क्लिक करूं, ऑन क्लिक इवेंट क्लिक करूं, तब क्या होना चाहिए, बटन 1 फंक्शन कॉल होना चाहिए, राइट। बटन 1 फंक्शन क्या कर रहा है, देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो, उसी पैराग्राफ को उठा रहा है। देखिए इवेंट अलग अलग जगह से आ रहे हैं, लेकिन इंपैक्ट किसको कर रहे हैं, उसी पैराग्राफ को कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि इवेंट जिसपे हम ट्रिगर कर रहे हैं उसी पे भी इंपैक्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बटन को क्लिक करें और बटन का लेवल चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है ना। लेकिन हम उसको, जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा था, जो एग्जांपल था वो इसीलिए था, जो अभी हमने उसमें नोट्स में देखा है, उसमें बटन का ही लेवल चेंज हो रहा था बेसिकली, है ना। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इवेंट कहीं और क्लिक हो रहा है, एक्शन किसी और एलिमेंट पे हो रहा है। तो जिस एलिमेंट पे एक्शन होना है उस एलिमेंट की आईडी की हमें जरूरत होगी उस तक पहुंचने के लिए, राइट, फाइन। और वो एलिमेंट की आईडी क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ है जिसकी आईडी डेमो है, करेक्ट गाइस, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बटन 1 में क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो आपने लिया, उसका इनर एचटीएमएल क्या चेंज कर रहे हैं, यानी इनर एचटीएमएल मतलब पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है, क्या चेंज कर रहे हैं, हेलो जावास्क्रिप्ट। पहले क्या था, पहले एक लार्जर टेक्स्ट था, क्या टेक्स्ट था, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट था, राइट। उससे वो पहले बटन को क्लिक करने पे क्या हो रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, दूसरा बटन जो हमें दिख रहा है, ठीक है, उस बटन पे क्या लिखा हुआ है, आई विल सरप्राइज यू, फाइन। इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, बटन 2 फंक्शन कॉल हो रहा है। बटन 2 फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है, बटन 2 फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी द पैराग्राफ विथ एन आइडेंटिफायर डेमो और आईडी डेमो, उसकी स्टाइल पे जा रहे हैं, उसके डिस्प्ले पे जा रहे हैं, इसको गायब करना है ना, तो डिस्प्ले को गायब कर दे, डिस्प्ले इक्वल टू नन सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ वास्ट लैंग्वेज बोथ in terms of when you want to provide some dynamic behavior to the HTML content or for the validation purpose. तो पूरी फंक्शनलिटी जब आपको पढ़ना होगा तो बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करना होगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने होंगे, बट अभी आपको देख करके अंदाज मिल रहा होगा कि जावा स्क्रिप्ट से आप क्या कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर है गाइस, या कुछ इसमें डाउट है भी बताओ। एक बार देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ। इसको कोड में मैं आज आपको भेजता हूँ, जरा इसको एक बार घर पे आप ट्राई करिए, ठीक है। क्या करें, यहाँ पे रोके आज के लिए, इसको ट्राई करके आएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे से इसको पढ़ना और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, गूगल करने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको रियल वर्ल्ड में सिर्फ उतने में लिमिटेशन नहीं रहेगी आपकी, आपको जब काम करना है तो उसके बियॉन्ड जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है।